चेहरे पे दाढ़ी है तो मारा जा रहा है, सर पे टोपी है तो गोली मारी जा रही है, अजान को रोका जा रहा है, हिजाब पे पाबंदी आयद की जा रही है। अगर अकबरुद्दीन ओवैसी तकरीर करने लगेगा और जवाब देने लगेगा तो हिंदुस्तान के बड़े बड़े मुखर्रिरों की, बड़े बड़े लीडरों की जबान को बंद कर सकता है, चाहे वो चाय वाला हो या चाहे वो कोई गांधी हो या कोई और हो। आज किसी के पास नफरत की दुकान है तो किसी के पास मोहब्बत की दुकान है। तो जब ये अकबर ओवैसी बोलता है तो हर कोई नाचते हैं कि किसी की मां नहीं जनी जो हमारी अदा को बंद करे, कोई हमारे बच्चियों के हिजाब को नहीं छीन सकता। मुस्लिम समाज में भी जागरूकता आ रही है तो उनकी जागीरदारी हिल रही है। नमस्कार, टाइम्स राउंड ऑफ भारत पर देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। क्या ओवैसी भाईजान ने नफरती और भड़काऊ बयानबाजी को अपना चुनावी हथियार बना लिया है? मुस्लिम वोटों के तुष्टीकरण के लिए जूनियर ओवैसी किस हद तक जाएंगे? क्या मुसलमानों को अजान, हिजाब, दाढ़ी, टोपी के नाम पर डराएंगे तभी वोट पाएंगे? खुद को मुसलमानों का सबसे बड़ा पैरोकार बताने वाले असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर से विवादित बयानबाजी की है। अकबरुद्दीन ओवैसी चुनावी रैली में मुसलमानों को अपने पाले में लाने के लिए कह रहे हैं कि देश में दाढ़ी टोपी देखकर मुसलमानों को पीटा जा रहा है। ओवैसी आरोप लगा रहे हैं कि अजान से रोका जा रहा है, हिजाब पहनने से रोका जा रहा है। सुनिए। और आज भी हम देखते हैं कि किस तरीके से चेहरे पे दाढ़ी है तो मारा जा रहा है, सर पे टोपी है तो गोली मारी जा रही है और मजबूर किया जा रहा है कि नारे लगाएं या जय बोलें। लोचा जा रहा है, अजान को रोका जा रहा है, हिजाब पे पाबंदी आयद की जा रही है, बीफ के नाम पे मारा जा रहा है, दाढ़ी अगर चेहरे पे है तो लोच लिया जा रहा है। हम किसी के मुखालिफ नहीं हैं, ना हम हिंदू के मुखालिफ हैं, ना सिख के हैं, ना ईसाई के हैं, नहीं। हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हैं। आप सोचिए, ये कह रहे हैं वो किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन उसके बावजूद इस तरीके की बातें। क्या ऐसी बयानबाजी कर अकबरुद्दीन ओवैसी मुसलमानों में नफरत पैदा कर रहे हैं? जूनियर ओवैसी यहीं पर जाकर नहीं रुके, प्रधानमंत्री मोदी से लेकर सोनिया गांधी तक सबको निशाने पर लिया। जूनियर ओवैसी धमकी दे रहे हैं कि वो चाहे चाय वाला हो या फिर गांधी वाला, सबको खामोश कर देंगे। क्या इस बात से कोई इनकार कर सकता है कि अकबर ओवैसी ऐवान असेंबली में खड़े हो जाता है तो अच्छों की बोलती बंद हो जाती है? ये सिर्फ ऐवान असेंबली की नहीं, अगर अकबरुद्दीन ओवैसी तकरीर करने लगेगा और जवाब देने लगेगा तो हिंदुस्तान के बड़े बड़े मुखर्रिरों की, बड़े बड़े लीडरों की जबान को बंद कर सकता है, चाहे वो चाय वाला हो या चाहे वो कोई गांधी हो या कोई और हो। हम किसी को छेड़ने नहीं हैं। आप सोचिए, ये कह रहे हैं हम किसी को छेड़ते नहीं हैं। आपको इन्हीं का बयान 2012 का याद होगा, 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, उसकी चर्चा आज तक होती रहती है। करीब 33 मिनट का ये पूरा भाषण था अकबरुद्दीन ओवैसी का, जिसमें धमकी भरे लहजे में उन्होंने कहा कि उन्हें अजान करने और हिजाब पहनने से कोई नहीं रोक सकता। सुनिए। आप सब बोलेंगे और हम कुछ नहीं बोलना। अरे हम भी अलग में जबान रखते हैं, याद रखो।
अगर हिंदुस्तान में लिंचिंग हो रही है, अदाब बंद करने की बात की जा रही है, अगर हिंदुस्तान में हिजाब पर पाबंदी है, तो मैं कहूंगा हैदराबाद में हमारा इत्तेहाद, तेलंगाना में हमारा इत्तेहाद इतना ताकतवर है कि किसी की मां नहीं जनी जो हमारी अदा को बंद करे। कोई हमारे बच्चियों के हिजाब को नहीं छीन सकता। अब सोचिए कितनी भड़काऊ बातें हैं। कौन किसी से हिजाब पहनने का हक छीना जा रहा है? कहीं आपने सुना है क्या कि हिंदुस्तान में पाबंदी है हिजाब पहनने पर? अकबरुद्दीन ओवैसी कांग्रेस पर भी जमकर भड़के। राहुल गांधी के मोहम्मद की दुकान की बात करने वाले बयान पर भी करारा प्रहार किया। एमआईएम को बीजेपी की बी टीम बताने पर भी कांग्रेस पर हमला बोला और कांग्रेस को आरएसएस का साथी बता दिया। इतना ही नहीं, अकबरुद्दीन ओवैसी ने राहुल गांधी से सवाल किया और सोनिया गांधी के विदेशी मूल होने के पर भी सवाल उठा दिए। सुनिए। मुझसे कहा कि मैं महाराष्ट्र से आया। अरे मैं हिंदुस्तान में पैदा हुआ, मेरा बाप हिंदुस्तान में पैदा हुए, मेरे दादा हिंदुस्तान में पैदा हुए, मेरे परदादा हिंदुस्तान में पैदा हुए, मेरे सगर दादा हिंदुस्तान में पैदा हुए, मेरे दादा के दादा हिंदुस्तान में पैदा हुए, मेरे सगर दादा के सगर दादा भी हिंदुस्तान में पैदा हुए। मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी साहब, आपकी वालिदा मोहतरमा कहां पैदा हुई? अकबरुद्दीन ओवैसी के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया और कहा कि आज मुसलमान समझदार हो गया है। अब कुछ कट्टरपंथियों की जो जागीरदारी चल रही थी वो हिल गई है। सुनिए। सत्ता की सरमाएदारी और जागीरदारी चंद कट्टरपंथी लोगों ने मुस्लिम समाज की जो अपने हाथ में कर ली थी, अब मुस्लिम समाज में भी जागरूकता आ रही है तो उनकी जागीरदारी हिल रही है, क्योंकि उन्हें समझ में आ रहा है कि अभी तक वो जिस ढंग से लोगों को अपने पीछे चला रहे थे, अब समाज के अंदर भी जागरूकता आ रही है। तो डरने की जरूरत किसी समुदाय को नहीं है, डरने की जरूरत उन जागीरदारों और सरमाएदारों को है जिन्होंने मुस्लिमों को मजलूम रखते हुए अपनी दुकानदारी और सरमाएदारी बहुत बड़ी बना के रखी। चलिए वो सवाल आपके सामने रखता हूं जिनके इर्द गिर्द आज की चर्चा आगे बढ़ने वाली है। पहला सवाल, ओवैसी का फॉर्मूला हिजाब, लिंचिंग पर डराओ, मुस्लिम वोट पाओ, यह है क्या? सवाल यह भी कि क्या मुस्लिम वोटों के तुष्टीकरण के लिए यह पूरी नफरती बयानबाजी ताकि वोट मिल जाए, सत्ता मिल जाए? मुस्लिम वोट पाने के लिए किस हद तक जाएंगे अकबरुद्दीन ओवैसी? क्योंकि उनके एक नहीं कई सारे ऐसे बयान हैं। अब मुसलमान जागरूक हो रहा है जो बीजेपी ने कहा, तो जागीरदारी खत्म होने का डर है और इसीलिए ये पूरी बयानबाजी बौखलाहट है क्या? चलिए आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। राकेश त्रिपाठी जी भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, नाजिया इलाही खान पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, मेहरदीन रंगरेज पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर जुड़े हैं और साथ ही मोहम्मद फरहान एमआईएम पार्टी के नेता और प्रवक्ता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फरहान, मैं आपसे शुरू करता हूं, छोटे छोटे सवाल और छोटा छोटा जवाब। पहला सवाल, कितनों की दाढ़ी नोची गई है, कितने टोपी वालों को गोली मारी गई जो अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा? जवाब नहीं है इसके पास। फरहान, आवाज आ रही है आपको? एक मिनट प्लीज प्लीज प्लीज, नाजिया प्लीज। फरहान, आवाज आ रही है आपको? हेलो जी, आवाज मिल रही? पांडे जी बताएं। बिल्कुल आ रही है। अकबरुद्दीन ओवैसी का भाषण आपने सुना होगा। छोटे सवाल छोटा जवाब। कितने दाढ़ी वालों की दाढ़ी नोची गई है, कितने टोपी वालों को गोली मारी गई है जो अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा? हम बता दे रहे हैं आपको। 28 सितंबर 2015 दादरी में इखलाक के साथ क्या हुआ, लगता है आपके चैनल को नहीं पता है। फिर 14 अक्टूबर 2015 में हिमाचल प्रदेश में अहमद और नासिर के साथ क्या हुआ आपको नहीं पता। 18 मार्च 2016 में झारखंड में मजलूम अंसारी और इम्तियाज अंसारी के साथ क्या हुआ आपको नहीं पता है। 5 अप्रैल 2017 में अलवर में राजस्थान मतलब पहलू खान के साथ क्या हुआ क्या आपको नहीं पता है। 20 अप्रैल 2017 आसम, वहां अमीर और वाहिद के साथ क्या हुआ आपको नहीं पता। 1 मई 2017 आसम, सईद और सादिक के साथ क्या हुआ आपको नहीं पता। 12 से 18 मई झारखंड, इसमें 9 लोगों की मौत हुई, जिसमें क्या नाम है शमशेर, आमिर और इश्तियाक और असगर, इतने लोग, इनके साथ क्या हुआ आपको नहीं पता। 10 नवंबर, इसके बाद आ जाइए 10 नवंबर 2017 अलवर राजस्थान, उमर खान के साथ क्या हुआ आपको नहीं पता। फिर उसके बाद
20 जुलाई 2018 राजस्थान रकबर खान के साथ क्या हुआ आपको नहीं पता? आप सुनिए इसके बाद मोहम्मद फरहान, सुनिए, छोटा सवाल छोटा जवाब, इसीलिए मैंने कहा था। अरे सुनिए, 20-22 नाम मुझे भी याद है, 20-22 नाम मोहम्मद फरहान मुझे भी याद है, जो गिनवा दूंगा, जहां पर हिंदुओं की लिंचिंग हुई इस देश में। आप ये क्यों संतन से जुदा के नारे लगे तो क्राइम की कोई घटना हुई है? मोहम्मद फरहान में यही कह रहा था, क्राइम की घटना किसी भी समुदाय के किसी भी लोग के साथ हो, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन उसको सियासत का हथियार आप बना रहे हैं, भड़का आप रहे हैं। कभी किसी ने नहीं कहा। सुनिए मोहम्मद फरहान, अरे सुनिए ना मोहम्मद फरहान, आपने बोला मैंने सुना, आप क्रॉस क्वेश्चन सुनिए, उसका जवाब दीजिए। कभी किसी नेता ने नहीं कहा कि जनेऊ वाले को टारगेट किया गया, नहीं तो कश्मीर जाइए, आधार कार्ड देखकर, तिलक देखकर गोली मारी गई वहां पर। चलिए मैं आपकी बात सुन लेता हूं। कश्मीरी पंडितों को मारकर भगा दिया गया। इस देश में कई जगहों पर हिंदुओं की लिंचिंग हुई है, नाम गिनवा दूंगा आपको, आप कहेंगे तो। अरे किस मुसलमान ने किया है बताओ ना राकेश भाई। वो भी जब आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं यहाँ बैठकर स्टूडियो में, बताइए किस हिंदू की मुसलमान ने लिंचिंग की है? बताइए, आप नाम बताइए, पहले आप नाम बताइए। नहीं आज सुनिए, अरे सुन लीजिए ना, अरे सुनिए ना भाई, सुनिए, नाम बताइए। अरे सुनिए ना, तो सुना करिए ना। सर तन से जुदा क्या था, एक बात बता दीजिए बस, नाम तो गिनवाऊंगा। सर तन से जुदा क्या था? अरे जिसने क्या था, क्या था सर तन से जुदा क्या था? किसके खिलाफ था? मैं कह रहा हूं किसने किया था? किसके खिलाफ था? किसने किया था? किस मुसलमान ने उनके फेवर में रैली निकाली? मैं वही तो पूछ रहा हूँ, मुसलमान की मैं वही तो पूछ रहा हूँ, मैं वही तो पूछ रहा हूँ, मैं वही तो पूछ रहा हूँ। हिंदू संगठन सर तन से जुदा क्या था? सर तन से जुदा क्या था? देश में क्यों हो रहा है? ऐसे लोगों का साथ अरे देने वाले बौखला लोग क्यों कौन रहे? है? बौखला क्यों रहे? क्यों बौखला? इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? आप नाम नहीं बता पाए, इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? आज इतनी बेचैनी क्यों? मेहरदीन इतनी बेचैनी क्यों? बौखला आप अरे इतनी बेचैनी क्यों भाई? जयपुर में इतनी बेचैनी क्यों? एक ही सवाल पूछा, हिंदू संगठन एक ही सवाल पूछा, जल्लूस निकाला गया, उस पर तो कोई अच्छा एक मिनट मोहम्मद फरहान, अरे सुनिए ना, अरे सुनिए, चुन के अरे सुनिए मुस्लिम व्यक्ति को, अरे सुनिए ना, मेहरदीन सुना करिए, 3 लोगों को प्लीज मैं चेतावनी दे रहा हूं। मेहरदीन सवाल पूछिए। सुनिए, अगर कोई पैनलिस्ट डिबेट के डेकोरम को फॉलो नहीं करेगा तो प्लीज सर समझा करिए, ऐसा मेरे पैनल पर नहीं चलेगा। मैं कहूं कि शांत तो शांत हो जाया करिए। आप टोपी पहनते हैं ना मेहरदीन जी, किसी ने रोका आपको आज तक? नहीं रोका। अजान नमाज पढ़ने जाते हैं, अजान होती है मस्जिद में, बिल्कुल होती है, मगर कुछ अरे सुनिए ना पहले नहीं मेरी बात सुनिए। आजकल लिंचिंग नहीं हो रही मुसलमानों की, रोज के कम से कम 20 से 30 वाकया हैं जो मुसलमानों की लिंचिंग हो रही है रोजाना। अरे रुक जाओ ना, जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है मुसलमानों की लिंचिंग भी हो रही, उनके मकान भी तोड़े जा रहे। अरे कौन सा अपराध कर दिया? अगर कोई अपराध करता है तो सजा उसके एक व्यक्ति को मिलेगी या पूरा कौन सा अपराध करता है? चलिए राकेश त्रिपाठी, राकेश भाई ये मैं आपसे कहना रुक जाइए भाई, एकदम निष्पक्ष होकर बात कर रहा हूँ, वरना मैं अभी तक नाम गिनवा चुका होता। बेचैनी हो जाती है आपको। रुक जाइए, पहले रुक जाइए, समय कम होता है। मेहरबानी प्लीज एक तो बिना सवाल के आप बीच में आए तो एकदम अभी शांत रहिए। राकेश त्रिपाठी जी, सब बीजेपी करवा रही है। देखिए, नाम कुछ गिनवाए हैं, मुझे लगता है कि ये नाम गिनवाने की होड़ नहीं होनी चाहिए, लेकिन चूंकि मोहम्मद फरहान ने नाम पूछा है तो मैं 3 4 5 नाम गिनाऊंगा। आप कहेंगे तो लंबी एक सूची है। विष्णु गोस्वामी, 16 मई 2019 को यूपी के गोंडा में हत्या होती है। मारने वालों के नाम आप देखेंगे तो इमरान, तुफैल, रमजान और निजामुद्दीन। वी रामालिंगम, तमिलनाडु में हत्या होती है। मारने वाले निजाम अली, सरबुद्दीन, रिजवान, मोहम्मद अजहरुद्दीन और मोहम्मद फैयाज। ध्रुव त्यागी की हत्या होती है। मारने वाले जहांगीर खान और मोहम्मद आलम। चंदन गुप्ता की हत्या होती है तिरंगा यात्रा निकालने पर किस प्रकार से शांतिप्रिय समुदाय जिसको कहा जाता है उसके द्वारा की जाती है। हिना तलरेज की हत्या करने वाले कौन लोग हैं? पति उनके अदनान, सब जानते हैं। कैसे अंकित सक्सेना की हत्या दिल्ली के भीतर होती है, बीच में नहीं, उसकी गर्लफ्रेंड के मामले में किस तरह से, मैं एक करके नाम गिना। प्रशांत पुजारी, विधु जैन, ट्विंकल शर्मा, सुबोध सिंह, पंकज नारंग, रिया गौतम, बंधु प्रकाश, ये अंतहीन सिलसिला है। इस तरह के नाम गिनाने शुरू करेंगे ना तो बहुत सारे नाम गिने जाएंगे। मैं फिर कह रहा हूं कि कानून व्यवस्था से जुड़े हुए मसलों को जाति और मजहब के आधार पर देखना बंद कीजिए। यह अकबरुद्दीन ओवैसी का प्रयास राजनीति में अपने आप को कैसे मीडिया की सुर्खियों में लाया जाए केवल इसलिए है क्योंकि आज देश का 2024 का लोकसभा चुनाव विकास के मुद्दे पर होना चाहता है। हम चाहते हैं कि 4 करोड़ लोग जिनको पक्के मकान मिले हैं, आप इस मुद्दे पर आकर के बहस करिए कि क्या उसमें मुसलमानों को मकान मिले हैं या नहीं मिले हैं।
आप हिम्मत हो तो आकर के बहस मैं करिए। तैयार हूं आपको। 2% लोगों को मुसलमानों को घर मिले हैं, 2%। अरे बताइए ना, जब देश में 14% मुसलमान है तो आपने 2% मकान क्यों दिए? जो भी सरकार के जितने भी स्कीम चल रही है उसमें मुसलमानों की क्या हिस्सेदारी है? आपके पास कोई डाटा है? नहीं होगा। अगर आप 4 करोड़ को गिनवाएंगे, वो किन्हें मिले ये गिनवाएंगे ना। बताइए जाति में कैसे गिनवाए जाएंगे आप? बताइए कितने मुसलमानों को दिया आपने? ये पीड़ा अकबरुद्दीन ओवैसी की क्यों है? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार पसमंदा का मतलब राकेश भाई, अगर आप जो हत्याओं को लिंचिंग से जोड़ेंगे वो अलग है। हत्या अगर कोई करता है वो हत्या का मामला होता है, लिंचिंग अलग होती है। लिंचिंग होती है नाम टोपी पहने हुए लोगों की, वो अलग अपराध है, ये अलग अपराध है। यही मैं आपको बताना चाहता हूँ राकेश भाई, ये क्या नैरेटिव सेट किया जा रहा है? कैसे कोई टोपी वाला, अरे रुक जाइए भाई, रुक जाइए, उसे किस तरीके से मारा जाए, पीटा जाए, और बीजेपी के मेहदीन एक चुरा करिए सर प्लीज। मेहदीन प्लीज करना शुरू कर दे। मेहदीन मैं आखिरी बार आपको वार्न कर रहा हूं, आप हर किसी के बीच में मत आया करिए सर। मैं आपके पास सवाल लेकर आता और कुछ क्रॉस करने का माने तो एक लाइन बोलकर शांत हो जाइए। लगातार बोलने वाली आदत कोई ना पाले प्लीज। नाजिया इलाही, आप मुस्लिम हैं, कभी किसी ने आपको रोका अपने धर्म के किसी रीति रिवाज के पालन से? बिल्कुल नहीं, किसी भी हाल में नहीं। 5 वक्त नमाज पढ़ती हूँ, मैं लैलतुल कद्र मनाती हूँ, शबे कदर मनाती हूँ, रमजान मनाती हूँ। सीना चौड़ा करके मेरे घर के मर्द मस्जिदों में जाकर के जमात के साथ नमाज पढ़ते हैं, कभी किसी ने नहीं रोका। हाँ, मुसलमानों ने मुझे काफी मेरे दुपट्टे पर बात की है, मेरे हिजाब पर बात की है, मेरे डिग्री पर बात की है, मेरे बोलने पर बात की है, मैंने विकास के बारे में बात किया है तो मेरे ऊपर फतवा जारी करने की कोशिश की है, मैंने संविधान की बात की है तो मेरे ऊपर फतवा जारी करने की कोशिश की गई है, मैंने वंदे मातरम बोला है तो मेरे ऊपर फतवा जारी करने की धमकी दी गई है। लेकिन आज 32 साल मेरी उम्र है, 32 साल में मैंने अपने परिवार वालों के घर के मर्दों को बाजमात जुमा में और ईद की नमाज में और सारे रमजान में। अरे मैडम, आप हरियाणा में जाइए, आप गुड़गांव में जाइए। गुड़गांव में क्या हुआ था? वो आपके भाई, आपके परिवार नहीं थे नाजिया जी, जिन्हें जुमे की नमाज अगर कोई पढ़ रहा था, मस्जिद में जगह कम थी, अगर वो पब्लिक पैलेस में नमाज अदा कर रहे थे और सरकार ने इजाजत दी हुई थी, हिंदू संगठनों ने जाकर वहां पे नमाज को रोका गया, नमाज पढ़ने से रोका गया। आज वहां नमाज नहीं होती जुमे की, तो ये बातें आपको दिखाई नहीं देती। आप अरे कहाँ नमाज नहीं होती है? एक मिनट रुक जाइए, अरे रुकिए ना, कहाँ नमाज नहीं होती है? सड़क पर नमाज पढ़ेंगे तो रोकेंगे ही लोग। अरे सर क्यों रोकेंगे? क्यों नहीं रोकेंगे भाई? निकल सकती है। एक मिनट, रुकिए नाजिया एक मिनट शांत रहिए। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे थे? अरे रुकिए, मस्जिद में नाजिया एक मिनट, हाँ वहाँ पे गुड़गांव में वहाँ की सरकार ने सड़क नमाज पढ़ने के लिए नहीं होती है। यहाँ पर नमाज सड़क नहीं थी, वो पार्क थे, पार्क भी नमाज पढ़ने के लिए नहीं होता। चलिए, हिंदू संगठनों ने जाकर वहाँ पर नमाज रुकवा दी, मुसलमानों को हक से महरूम किया जा रहा है। तो मस्जिद में नमाज होती है ना, मस्जिद में नमाज होती है, मुझे लगता है। अरे सर क्यों? जुमे की नमाज, मेरी बात सुनिए पहले, समझिए। जुमे की नमाज जो होती है वो बड़ी नमाज होती है, उसमें काफी तादाद में मुसलमान। तो भाई जिला प्रशासन से इजाजत लीजिए कि हमको ज्यादा जगह चाहिए, इजाजत लेकर करिए। किसने रोका है? नमाज अदा की, किसने रोका है? पर हिंदू संगठनों ने आकर वहां पर जय सिया राम के, अरे तो सुनिए ना, अरे सुनिए पढ़ना शुरू कर दिया। किसी तरीके से इनको नमाज से रोका जाए। तो इजाजत ली गई थी नमाज पढ़ने की? बताइए, इजाजत ली गई? दाढ़ी को देखकर लिंचिंग क्यों हो रही है? बताइए, ये कहाँ हो रही है? कहीं नहीं हो रही है। कहीं नहीं, एक आध कहीं क्राइम की घटना हो जाए। राकेश भाई आप देखना ही नहीं। अरे मेहदीन सुनिए, अभी राकेश दूसरा लगा हुआ। नहीं, चश्मा आप पहनकर आते, मैं चश्मा पहनकर नहीं बैठता, भगवान ने मुझे आंखें ठीक दी है। आज आप बिल्कुल सही साहब इस पर बात नहीं बता रहे। ये बताइए, ट्रेन में तीन जो हमारे मुस्लिम भाई थे, ट्रेन में 1000 लोग होते हैं, उन्हें चुन चुन के क्यों मारा? उसकी मानसिकता कौन सी थी? उसमें जहर किसने? अरे भाई, तो राकेश त्रिपाठी ने जो नाम गिनाए उस नामों से क्यों पल्ला झाड़ रहे हैं आप? अरे सर, मोहम्मद फरहान, मुसलमानों ने जो मारे हैं वो उनकी आपस में रंजिश। अच्छा, उनकी आपस की रंजिश हो गई और वहां पर लिंचिंग हो गई। आप लिंचिंग से नहीं जोड़ सकते। अच्छा ठीक। अब अपना चश्मा लिंचिंग का मामला हो, अरे रुक जाइए, मैं शांत हो जाइए, प्लीज शांत होइए, प्लीज शांत होइए, प्लीज शांत होइए। मोहम्मद फरहान, हिंदुस्तान में हिजाब बैन है क्या? ऐसा है राकेश भाई, जिस तरीके से रमेश बिदुरी ने पार्लियामेंट के अंदर, अरे पार्लियामेंट पर मत जाइए मोहम्मद फरहान, मैं नहीं रोकूंगा। छोटे सवाल छोटे जवाब, ताकि दर्शकों को क्लियर हो जाए। मैं पूछ रहा हूं, हिंदुस्तान में हिजाब बैन है, हाँ या ना?
नहीं, हिंदुस्तान में बैन नहीं है। और तो अकबरुद्दीन ओवैसी ने क्यों कहा कि हिंदुस्तान में हिजाब बैन है? धार्मिक क्यों कहा? सुन लीजिए, आप एक बार आप प्रश्न पूछिए, उसके बाद मैं चुप हो जाता हूँ और उसके बाद फिर आपका उत्तर देता हूं। ठीक है, बोलिए। सार्थक बहस कराइए, सार्थक। चिल्ला पुल्ली और मुर्गा लड़ाने वाली बहस नहीं कर पाते हैं हम। मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, जाहिल नहीं हूँ। अरे सब यहाँ पढ़े लिखे हैं, चैनल पर बैठा दी फरहान भाई, सब पढ़े लिखे हैं, कोई यहाँ पर अनपढ़ जाहिल गंवार नहीं बैठा हुआ है। इस तरीके से तो अपनी बात रखिए भाई कि आप हो हल्ला में बहस नहीं कर हाँ, तो कोई हो हल्ला नहीं कर रहा। आपने कुछ नाम गिनाया, राकेश त्रिपाठी जी ने नाम गिना दिया। मैंने पूछा हिंदुस्तान में हिजाब बैन है, अगर नहीं है तो अकबरुद्दीन ओवैसी ने क्यों कहा? एक मिनट, राकेश भाई बोल रहे थे, मैंने उनको कुछ टोका? हाँ, तो नहीं मैं टोक रहा ना, मेरे सवाल पर रहिए आप, मत जाइए पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट पर नहीं डिबेट कर रहे हैं, आप चिल्लाने लगते हैं। बिल्कुल नहीं, मेरे सवाल पर रहिए, मैं बिल्कुल बीच में नहीं आऊंगा। बताइए अब आप। अरे मैं पूछ रहा हूं, हिंदुस्तान में हिजाब बैन नहीं है तो अकबरुद्दीन ओवैसी ने क्यों कहा भड़काने के लिए कि हिजाब बैन हो गया है? अच्छा ये बताइए, हिजाब पर कितने दिन बहस चली आपके चैनल पर? क्यों चली? बता सकते हैं कितनी डिबेट आपने तो हिजाब क्यों पर चली की है? कितनी आपने एक भी डिबेट हिजाब पर नहीं की? आप नहीं बिल्कुल की है। एक भी डिबेट हिजाब पर अरे की है बिल्कुल ना? की है भाई। हिंदुस्तान में बैन होना और किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में बैन होना दोनों अलग चीजें हैं। पूछना चाह रहा हूं, कितनी डिबेट की आपने? दोनों अलग चीजें हैं। एक स्कूल का ड्रेस कोड होगा, सवाल मैं आप से वहां पर कोई धोती कुर्ता भी नहीं पहनकर चला जाएगा। तो बरगलाइए मत लोगों को। डिबेट बुलाई? मुझे एकदम आवाज नहीं आ रही, मुझे पैच कर दीजिए। हिजाब पर आपने कितनी डिबेट बुलाई राकेश? मैंने गिना थोड़े नहीं है भाई, किया है। जब हिजाब का मुद्दा उठा था तो किया था। किया था ना, तो मुद्दा किस लिए उठा था? उसी मुद्दे पर अकबरुद्दीन ओवैसी ने बोला है। जो आप कह रहे हैं, मैं उसी आप ही की बात को गिनवा रहा हूँ। आप कह रहे हैं हिजाब से कहाँ या बैन है या क्या है? आप ही लोग कोई लड़का शेख करवा लिया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, कहते हैं कि तो नहीं, उसको निकाल दिया गया यूनिवर्सिटी से। आपके अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में नहीं जानते, हम आपकी बात सुनना भी नहीं चाहते। रेगुलेशन है ना कि दाढ़ी लगाना पड़ेगा, दाढ़ी रख करके आना पड़ेगा। वो अपनी मर्जी से दाढ़ी मुड़वा लिया तो आपने उसको कॉलेज से ही निकाल दिया। हर एक कम्युनिटी का हर एक जगह का भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, मैं उनकी बातों का जवाब दे सकता हूँ और जाएगा प्रश्न कर सकता हूँ, वो मेरे प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। आप कौन है मैडम? मैं आपको जानता भी नहीं। आप कौन है? आप क्यों जबरदस्ती चिल्ला रहे हैं? आपको चैनल में बैठा है, चैनल पे बात करिए, मुझसे बात मत कीजिए। नफरत का दुकान खोलने वाले आप कौन है? मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दायित्व बनता हूँ देने के लिए, ठीक है? प्लीज आप मुझसे बात मत कीजिए। अच्छा चलिए ठीक है। एक बात और बता दीजिए, फिर मैं राकेश त्रिपाठी के पास जाता हूं। मोहम्मद फरहान, 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो फिर देख लेंगे, वो क्या था? ये तो वही अकबरुद्दीन ओवैसी है ना, कोई अलग तो है नहीं। देखिए 15 मिनट सैकड़ों बार कर चुके हैं। मैं आपसे कहता हूं, हर बार यही एक बात कहता हूं, एक बार 15 मिनट पुलिस पर भी आप क्या नाम है डिबेट बुला लीजिए, उस पर बैठकर उस दिन बोलेंगे बड़ी मजबूती से। कब बुलाएंगे बताइए देश को? आप कब बुलाएंगे उस पर बोलो। आज बहस आपने बुलाई है दूसरे टॉपिक पर, तो उसी टॉपिक पर रहिए। रमेश बिदुड़ी वाली मैंने बात कही तो आपने उसको पल्ला झाड़ लिया कि जिस तरीके से रमेश बिदुड़ी ने मुसलमानों के इज्जत सम्मान के साथ खिलवाड़ किया, उस पर आप कुछ नहीं कहे। अरे बिल्कुल कहा भाई, उस दिन आप फरहान नहीं थे, बिल्कुल कहा, उस पर सवाल भी पूछा था। उस दिन आप पैनल का हिस्सा नहीं थे। ये नहीं मतलब है कि हमने डिबेट नहीं की थी और चर्चा नहीं की थी। चलिए ठीक है राकेश त्रिपाठी जी, इन लोगों की कोई गलती नहीं है, सारे मुस्लिम वोट बैंक का खेल है। तो क्या ये बौखलाहट या फिर जो सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि ये जागीरदारी खत्म हो रही है, इसलिए ये बौखलाहट है? लेकिन राकेश जी, ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स बहुत लंबे समय तक इस देश में चलती रही। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने विजन से जनधन खाते खुलवा करके सबके बैंक में खाते खुलवा दिए। ये वोट बैंक वाले बैंकक्रप्ट हो गए पूरी तरह से, क्योंकि अब सामान्य मुसलमान के खाते में सीधे राशि पहुंच रही है, किसी प्रकार का कोई बिचौलिया नहीं है, इसलिए इनकी दुकानें बंद हो रही है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ ये प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। सच ये है कि गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए सबसे ज्यादा हज करने के लिए लोग गुजरात से जाते रहे। सऊदी अरब के साथ बातचीत करके प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज हज का न केवल कोटा बढ़ाया, बल्कि हज पर जो जीएसटी लगती थी 18% की, उसको कम करा के 5% करा दिया। आज हज का कोटा न केवल बढ़ गया, बल्कि सऊदी अरब के अमीर इस बात के लिए तैयार हो गए कि वहां पर धार्मिक मंदिर बनाया जाए। इस बात की पीड़ा है कि अकबरुद्दीन ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोगों ने जो मोदी जी के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा। आपको शर्म आनी चाहिए, आपको हिंदू भाइयों को डराना नहीं चाहिए। हिंदू मुसलमान सब एक है,
नहीं, अरे चलिए ठीक है, वक्त इतना ही है। मेहरदीन, ये ज्ञान जाकर, अरे सुनिए ना मेहरदीन, ये ज्ञान जाकर अकबरुद्दीन ओवैसी को दीजिए। ओवैसी बंदूक की कौन किसको डरा रहा है, जाकर उधर ज्ञान दीजिए। चलिए, वक्त इतना ही। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, रुकेंगे ब्रेक के लिए।